गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। माय नेम इज़ बबलदीप सिंह। आज से मैं आपके साथ एक मैथ्स की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको मैथ्स का हर एक टॉपिक वन बाय वन बेसिक लेवल से कॉम्पिटिटिव लेवल तक करवाऊँगा, ताकि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे सकें, जैसे एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, कोई भी स्टेट एग्ज़ाम या एडमिशन के लिए भी कई बार एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, वो भी दे सकें। उसमें भी मैथ्स का हर पोर्शन आता ही आता है। तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये बात बिठा लें कि मैथ्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपको अपनी पकड़ बनानी है और जिसके ना करने की वजह से आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है, और पहले बात करते हैं मैथ्स की क्या इंपॉर्टेंस है। देखा जाए तो मैथ्स की एप्लीकेशन हर एक डिपार्टमेंट में होती है, चाहे वो आर्मी हो, जुडिशरी हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, या आप कोई भी पुलिस हो, कोई भी डिपार्टमेंट ले लें, मैथ की कोई ना कोई एप्लीकेशन होती ही होती है। इसीलिए आप किसी भी डिपार्टमेंट का पेपर देते हैं तो उसमें मैथ जरूर पूछा जाता है, ताकि वो बंदे की मैथमेटिकल स्किल्स चेक कर सकें। और एक बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये काफ़ी स्कोरिंग पोर्शन है। अगर इसमें मान लो 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, तो 99% चांसेस ऐसे हैं, 100% ही मान कर चलो कि आप 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते होते हैं, अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है और आपने अच्छी प्रैक्टिस की हुई है और आपकी अच्छी स्पीड है। ठीक है, क्योंकि इसका सिलेबस काफ़ी स्पेसिफिक होता है। जैसे कोई भी टॉपिक मान लो, परसेंटेज है, सिंपल इंटरेस्ट है, तो उनका बेस तो हमेशा सेम ही रहना है ना, कंसेप्ट हमेशा सेम रहना है, वो नहीं चेंज होना, वो करंट के साथ चेंज नहीं होना, वो सेम ही रहना है। और सिर्फ क्वेश्चन के लेवल में फ़र्क होता है, वो धीरे धीरे आप बेसिक से स्टार्ट करते हैं, अपना लेवल धीरे धीरे अपलिफ्ट होता जाता है और आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है, क्योंकि ये आपके सामने चैलेंज रखता है। एक सम को आपको अगर चैलेंज के हिसाब से लें तो वो आपको चैलेंज देता है कि इसको सॉल्व करके दिखा। अगर आप उसको सॉल्व करते हैं तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है और आपको अपने आप पे विश्वास आता है कि हाँ, मैं ये सब्जेक्ट कर सकता हूँ और इसमें अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। और स्टार्ट करने से पहले आप 2-3 बातें अपने दिमाग में बिठा लें कि मैथ्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मैथ्स में अच्छा नहीं करेंगे, मैथ्स में आप अपनी पकड़ नहीं बनाएंगे, तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करना संभव नहीं है। क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सिर्फ एक एक दो दो नंबर पे ही बंदा मेरिट इन और मेरिट आउट होता है। तो आपको यहाँ से भी नंबर आप पक्के कर सकते हैं, शॉर्ट मार्क्स कर सकते हैं। आपको वो टॉपिक करने बहुत ज़रूरी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैथ्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले स्ट्रेटजी क्या होती है। सबसे पहले आपको उस सब्जेक्ट का सिलेबस पता होना चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम को अगर आपने देना तो आपने सबसे पहले उसका सिलेबस चेक करना है, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चेक करने हैं और फिर आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, ये स्ट्रेटजी होती है हमेशा। अगर आप सीधा ही बुक्स उठा लेंगे, करना स्टार्ट कर देंगे, सिलेबस आपको पता नहीं होगा और आपको पेपर का लेवल भी नहीं पता होगा भी कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तो वो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है। आप अपनी एनर्जी ख़राब कर रहे हैं और गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसी को स्मार्ट वर्क बोलते हैं। सबसे पहले सिलेबस देखिए, फिर उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखिए कि कैसा लेवल पूछ रहा है, किस पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा ही वो करते हैं। हर पेपर का लेवल अलग अलग होता है, तो आपने लेवल अपना देख लेना है कि मैं यार उसको सॉल्व कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा। ठीक है, फिर आपने देखना है कि मेरा कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, उस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। जो आपको आ रहा है उस पर थोड़ा कम फोकस करना है और प्रैक्टिस करनी है सिर्फ उसकी। और फिर आपने अपना टाइम टेबल बनाना है कि इस टॉपिक को मैंने इतना टाइम देना है, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट भी ज़रूरी हैं, पर मैथ्स में आपको क्या है, इसको आपको डेली करना पड़ेगा। अगर आप डेली करेंगे, चाहे 20 क्वेश्चन करें चाहे 30 क्वेश्चन करें, तो धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसको करना छोड़ दें, अगर आप सोचें भी आज मैंने कर लिया, अब 2-4 दिनों बाद करूँगा, तो 2-4 दिनों बाद फिर आपको ऐसे लगेगा यार कहाँ पे फंस गया मैं। इसीलिए मैथ्स भी एक डेली एक्सरसाइज की तरह है, क्योंकि ये माइंड की एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करवाता है कि आपको डेली थोड़ा थोड़ा करना है। एक दिन में आप बोले मैं सारा चैप्टर कर लूँ या 2 चैप्टर कर लूँ, वो जीके की तरह नहीं है कि सारी बुक एक दिन में पढ़ ली या 2 दिनों में पढ़ ली। इसमें आपको टाइम लगेगा, थोड़ा थोड़ा करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपका मैथ्स में अच्छा स्कोर आ गया तो काफ़ी अच्छे चांसेस बन जाते हैं कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी क्लियर कर जाएंगे। आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं। जो मैथ्स का सिलेबस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, अर्थमेटिक और एडवांस मैथ। कोई भी
पेपर देना है आपने पहले देख लेना है उसमें अर्थमेटिक आना है या एडवांस मैथ भी आना है, ठीक है, उसी के हिसाब से आपने पढ़ना है। ऐसे अपने एनर्जी और रिसोर्सेज ख़राब नहीं करने हैं, टाइम वेस्ट कर जाना, कुछ भी पढ़ी जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, ABC से स्टार्ट करते हैं। उसी तरह मैथ्स की ABC क्या होती है, नंबर, ठीक है, नंबर 6 सिम्बल्स हैं। तो सबसे पहले हम पहले चैप्टर में क्या करेंगे, नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, कितनी टाइप्स के नंबर होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ेंगे। फिर जो होता है डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे, और क्या करेंगे, और बाद में यूनिट डिजिट कैसे निकालना, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, बोर्ड मास, वो सभी नंबर सिस्टम में आ जाता है, ठीक है। नंबर सिस्टम के बाद HCF LCM सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके एप्लीकेशन हर अगले नेक्स्ट परसेंटेज हो, रेशियो प्रोपोर्शन हो, प्रॉफिट लॉस हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, टाइम एंड वर्क हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, सभी में आपको कहीं ना कहीं पे LCM तो निकालना पड़ता ही है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF भी कई बार आपको निकालना पड़ता है। तो सबसे बेसिक है ये हम 6th-7th में पढ़ते थे, HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद जो परसेंटेज होती है वो हर चैप्टर की, मान लो कि आपके पेपर की माँ है, अगर आपको परसेंटेज नहीं आती तो आपको अगला कोई चैप्टर नहीं आता, आपकी मैथ में पकड़ ही नहीं है, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है जो परसेंटेज है। जिस बंदे को परसेंटेज समझ आ गई एक बारी, उसको रेशियो प्रोपोर्शन भी आ गई, प्रॉफिट लॉस भी आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ गया, सिंपल इंटरेस्ट भी आ गया, क्योंकि ये DI भी आ गई। ये सारे टॉपिक हैं जो परसेंटेज के बेस पे ही चलेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। परसेंटेज कुछ नहीं होती, सिर्फ एक कंपैरिजन होता है, समझने की बात है अभी परसेंटेज क्या है। हम जब दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं तो उसमें परसेंटेज का यूज़ होता है। तो आपने हर टॉपिक का बेसिक समझना है, उसका यूज़ समझना है, उसका एप्लीकेशन समझना है, ठीक है जी। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ जाता है रेशियो प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन में नॉर्मल क्वेश्चन आ जाते हैं, A रेशो B रेशो डी होती है, B रेशो C रेशो डी होती है, फिर बोलते हैं भी A रेशो C कितना होगा, और इसमें पार्टनरशिप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन में ही पार्टनरशिप आ जाती है, ठीक है, एलिगेशन मिक्सचर आ जाता है, वो इसी के ही सब टॉपिक्स हैं, इसी में ही आता है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो हम जब हम ये चैप्टर करेंगे उसमें करेंगे। प्रॉफिट लॉस, ये तो ऐसा चैप्टर है जो हम रोज़ यूज़ करते हैं, रोज़ देखते हैं। जैसे आप अगर कहीं भी दुकानदार के पास जाएं, कोई भी चीज़ लेने, जैसे आप कोई कपड़ा लेने गए, अपने जीन्स लेने गए, तो आप वहाँ पे देखते हैं भी इसका MRP कितना है, ठीक है। फिर कई बार कोई जो होलसेलर्स होते हैं वो कम रेट पे लेते हैं, आगे ज़्यादा रेट पे बेचते हैं, वो प्रॉफिट होता है उनको। या आप कोई भी डील करते हैं किसी के साथ, उसमें आप चेक करते हैं ना, आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो वो सब आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आपको प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज सभी इसी में पढ़ेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, ये बैंकिंग के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कंपाउंड और सिंपल में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है। आप बैंक्स, जैसे हम रोज़ मॉनेटरी पॉलिसी आई थी थोड़े दिन पहले, भी उसने बैंक रेट बढ़ा दिया, लोन का इंटरेस्ट कितना चल रहा है, वो लोन किस पे देते हैं आपको पता है, सिंपल इंटरेस्ट पे देते हैं या कंपाउंड इंटरेस्ट पे देते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एक मैच्योर ह्यूमन बीइंग के लिए, भी उसको पता हो भी मैं सिंपल इंटरेस्ट पे कोई चीज़ ले रहा हूँ या दे रहा हूँ, या कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे रहा हूँ, मेरे को किस पे फ़ायदा होगा, किस पे नुकसान होगा, ठीक है। नहीं तो आपके साथ कोई ठगी मार के चला जाएगा, कुछ कह के सिंपल इंटरेस्ट लगा, आप कंपाउंड इंटरेस्ट देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टाइम एंड डिस्टेंस, ये भी बहुत, हर पेपर में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो पक्का ही आ जाते हैं। बोट एंड स्ट्रीम का आ जाता है एक क्वेश्चन, एक सिंपल टाइम एंड डिस्टेंस का आ जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक टाइम एंड डिस्टेंस भी। ये सभी देखी जाए तो आपने सिर्फ हमने 10th तक पढ़े हुए हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, ठीक है। बस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करें और फिर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, ठीक है जी। फिर टाइम एंड वर्क, कोई एक बंदा 2 दिन में काम करता है, ठीक है, 5 बंदे 10 दिन में काम करते हैं। तो मान लो उन्होंने सारा कोई भी उसको काम दिया है, तो वो कितने दिन में करेगा, ठीक है, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। पाइप एंड सिस्टर्न, कोई पाइप टैंक को 5 मिनट में भरती है, कोई 10 मिनट में भरती है, अगर हम दोनों को इकट्ठे चला दें वो कितने मिनट में भरेगी। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइम एंड वर्क में, और पक्का है ये दो क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस में, 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के, 2 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के, 2 से 3 क्वेश्चन HCF का 1 से 2 क्वेश्चन, परसेंटेज का तो कह लो 3 से 4 क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन का 1 से 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस के 1 से 2 क्वेश्चन,
कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट के 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। एवरेज के 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आ जाते हैं। एवरेज में क्या करते हैं आप, मीन फाइंड करते हैं भी। आप कई बार होता है ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है तो आप बता नहीं पाते भी हर एक बच्चे की एज कितनी होगी, तो आप कह नहीं देते लगभग 20 साल के बच्चे होंगे, लगभग 25 साल के बच्चे होंगे। ऐसा तो नहीं होता भी सारे बच्चे 25 साल के हों, आप एवरेज ले लेते हैं। तो जब बड़ा डाटा होता है उसका मीन लेना हो, छोटी वैल्यू लेनी हो, तो हम एवरेज लेते हैं, ठीक है। जो DI है ये तो हर पेपर में पूछी जाती है। DI कोई अलग से कंसेप्ट नहीं है, ये एप्लीकेशन लगती है इस पर। सारे ज़्यादातर परसेंटेज बेस आती है DI, बाकी ये किसी भी चैप्टर के बेस पे आ सकती है, एवरेज के बेस पे भी आ सकती है, आजकल टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस के बेस पे आ सकती है, सिंपल इंटरेस्ट पे भी आ सकती है। इन सभी चैप्टर्स की एप्लीकेशन यूज़ होती है DI में। DI में आपको पाई चार्ट आ जाता है, ठीक है, बार ग्राफ्स आ जाते हैं, बार्स वाले आ जाते हैं ऐसे वाले, ठीक है, लाइन ग्राफ्स आ जाते हैं। तो ये किसी भी बेस पे आ सकता है, टाइम एंड वर्क पे भी आ सकता है, सिंपल इंटरेस्ट पे भी आ सकता है। तो सबसे पहले आप DI फिर ही कर पाएंगे अगर आपको ये सारे चैप्टर आते हैं। परसेंटेज आती है, रेशियो प्रोपोर्शन आती है, प्रॉफिट लॉस आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। अगर आपको ये सारे चैप्टर आते हैं फिर ही आप DI कर पाएंगे। और DI हर पेपर में ज़्यादा से कम 5 नंबर तो आते ही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 नंबर की भी आ जाती है सीधा। कई बार वो ऐसे इनके अलग अलग से क्वेश्चन नहीं पूछते, सीधा DI में ही पूछते हैं। आपको ऐसे ग्राफ दे देते हैं और नीचे 4 से 5 क्वेश्चन दे देते हैं, और उसमें आपको करना होता है सिर्फ इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे, और वो आप फिर ही कर पाएंगे अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है। और नेक्स्ट जो मैथ्स का सिलेबस होता है वो एडवांस मैथ होता है। ये आपने देख लेना है, ज़्यादातर एडवांस मैथ जो आता है ये SSC में, ठीक है, और UPSC के CDS में ज़्यादातर पूछा जाता है। और ये 2D और 3D मेंसुरेशन है, ये CAPF में भी आ जाते हैं, ठीक है। ये आपने सिलेबस देख लेना है फिर स्टार्ट करना है। ज्योमेट्री वगैरह है ये सारे SSC और CDS के टॉपिक हैं, उसी में आता है। ज्योमेट्री में आप क्या अलग अलग शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सभी शेप्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे ज्योमेट्री में, ठीक है। 2D मेंसुरेशन में एरिया वॉल्यूम पढ़ेंगे, 2D शेप्स के ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, रोम्बस सभी की एरिया वॉल्यूम पढ़ेंगे। और 3D मेंसुरेशन में आप 3D डायमेंशंस होती हैं, जैसे क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कॉन, ठीक है। उसमें आप उसकी सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, क्यूबॉइड क्यूब हो गया, उसकी वॉल्यूम, सभी आप 3D में पढ़ते हैं। अलजेब्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट है CDS के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीधा 5 क्वेश्चन तो पक्के ही आते हैं अलजेब्रा के, ठीक है। या आपको अच्छे से पढ़ना है, काफ़ी आसान टॉपिक होते हैं। फिर आ गया ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा, कॉस थीटा, इसकी एप्लीकेशंस पे ज़्यादा, जो हाइट एंड डिस्टेंस है ये ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन है। इस पे 2 से 3 क्वेश्चन CDS में पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, ये हम 10th में स्टार्ट किया था, आई थिंक 10th में पढ़ते थे। बच्चों को बहुत मुश्किल लगता होता है, पर ये काफ़ी आसान टॉपिक है। अगर आपको 2-3 बातें इसमें समझ आ गई तो आपका होल्ड बन जाएगा और आपको आसान लगने लग जाएगा। और फिर हाइट एंड डिस्टेंस, तो इसकी एप्लीकेशन ही है। तो हम अब डिस्कस करते हैं हम स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम अर्थमेटिक्स से करेंगे, नंबर सिस्टम से स्टार्ट करूंगा मैं पहला अपना टॉपिक। उसमें हम क्या करेंगे, पहले थोड़े कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। कंसेप्ट आना चाहिए सबसे पहले, कंसेप्ट, ठीक है। फिर हम उसमें प्रीवियस ईयर, कंसेप्ट के बेसिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं, कंसेप्ट के बेसिस पे, ठीक है। जैसे मैंने डिविजिबिलिटी रूल करवाया तो हम पहले डिविजिबिलिटी रूल के जो पुराने सालों में क्वेश्चन आए हुए हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम करवाया तो नंबर सिस्टम में कई बारी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, उसमें से वो मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ अभी पिछले साल ये क्वेश्चन आया था, तो आपको भी पता चलेगा कि मैंने कहाँ क्या पढ़ना है और कैसे क्वेश्चन आने हैं, ठीक है जी। फिर उसी हिसाब से मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। फिर आप वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और धीरे धीरे आपका जब बेसिक स्ट्रांग हो गया फिर आप कोई भी आप मॉक पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, ताकि आप अपने आप
उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। वो आप सिर्फ प्रैक्टिस से कर सकेंगे। ठीक है जी, प्रैक्टिस करनी है डेली। डेली अगर आप कोई भी टॉपिक करते हैं तो उसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस फिर ही कर सकेंगे अगर आपका बेसिक क्लियर है। ठीक है, पहले कंसेप्ट पे जोर देना है। कंसेप्ट समझ, जब तक कंसेप्ट समझ नहीं आएगा तब तक आप मैथ्स में पकड़ नहीं बना सकेंगे। इसीलिए सबसे पहले आपको अपना बेसिक पे जोर देना है। पहले बेसिक तैयार करें, फिर क्वेश्चन करें प्रीवियस ईयर, उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट करें। फिर जो आपका नेट रिज़ल्ट है वो आपको 1-2 महीने बाद दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, जब आप अपने क्वेश्चन सॉल्व स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, वो मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा भी आपने प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। और एक बात याद रखनी है, जब प्रैक्टिस करनी है तो आपने पीछे से या कोई सोल्यूशन दिया होता है वो नहीं देखना। एटलीस्ट आपको कम से कम उस क्वेश्चन को 2 से 3 बारी तो सॉल्व करके देखना ही देखना है। फिर अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा, फिर आप मेरे से भी पूछ सकते हैं, मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताऊंगा। और अगर नहीं समझ आ रहा तो आप देख सकते हैं, किसी से और भी पूछ सकते हैं, फिर देखना है। नहीं, कई बार बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन बाद में पढ़ते हैं, आंसर पहले देखने लग जाते हैं और फिर सॉल्व कर देते हैं। फिर उनको लगता है हाँ हाँ मेरे को आ गया, पर वो अपने आप से भी चीटिंग कर रहे होते हैं और मैथ से भी चीटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने अपने दिमाग में बिल्कुल डर नहीं रखना, मज़े से पढ़ना है। अगर आप मज़ा लेके पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। और फिर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। ऐसे मैं आपको बोल दूँ कि आपको 10 दिन में मैथ आ जाएगा, तो ऐसा कभी मेरे को भी नहीं आया था। मैंने भी धीरे धीरे स्टार्ट किया। ठीक है, मेरे से भी पहले सम सॉल्व नहीं होते थे, तो मैं 2-2, 5-5, 6-6 बारी एक सम को सॉल्व करना था। फिर धीरे धीरे उससे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जब आप किसी भी क्वेश्चन पे टाइम लगाते हैं और अपने आप से सॉल्व करते हैं तो आपको आप कॉन्फिडेंस आता है अपने आप पे भी, हाँ मैं अब कर सकता हूँ। ठीक है, वो कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज़रूरी है। वो किससे कैसे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है जी, सबसे पहले आपने अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है, प्रैक्टिस करनी है और दिल लगा के पढ़ाई करनी है। ठीक है जी, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम 1 बाय 1 हर चैप्टर स्टार्ट करते हैं और अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए एक स्टेप आगे और बढ़ाते हैं। और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।